अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेरी गुड इवनिंग। तो आज का जो ये सेशन है इसके बारे में काफी मतलब आपको टॉपिक के बारे में पहले से पता होगा। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की मेरी टारगेट ऑडियंस है, यानी जिसके लिए जो ऑडियंस मेरे जहन में थी जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो वो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं जो या तो मदरसे में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपने मदरसे में 3 से 5 साल और उससे ज्यादा तो जो भी है, कम से कम इतना वक्त गुजारा है। तो उस तरह की ऑडियंस जो है वो मेरी टारगेट ऑडियंस है आज की। इसके अलावा थैंक यू। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि मेरा ख्याल है मैं जरा इसकी सेटिंग कर लूँ पहले। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जो आज की ये कम्युनिकेशन होगी, जो मेरी बातचीत का वो रहेगा, वो उर्दू हिंदी मिक्स रहेगा। इंग्लिश में कम से कम बोलने की कोशिश करूंगा इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया और ये बात बहुत अंडरस्टूड है कि ऐसा होना भी चाहिए। तो सॉरी, राइट। तो जो टॉपिक दिया गया है हमें वो मेरे पास 10 से 15 मिनट का टाइम है। उसके बाद हम आपके लिए ओपन क्वेश्चन का राउंड खोलेंगे, जिसमें आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जो टॉपिक दिया गया है वो एन एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश लर्निंग पोस्ट मदरसा एजुकेशन, मतलब मदरसे के बाद अगर बच्चे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या रहा है, जाहिर सी बात है उसमें मैंने डायरेक्टली ये सारी चीजें तो मेंशन नहीं की हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जाहिर सी बात है इसमें से कमोबेश सारी ही परेशानियां या सारी ही चीजें मैंने खुद फेस की होंगी किसी ना किसी लेवल पे, और उसके किस तरह से छोटे मोटे सोल्यूशंस हो सकते हैं। मैं बहुत जनरलाइज बात करने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को इससे फायदा हो पाए। और स्पेसिफिक के लिए मैंने ऑलरेडी आपकी सीरीज देख रखी है, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कुछ कह रखा है, तो मैं उतना स्पेसिफिकेशन में आज नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें लगती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, कि अगर हम मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, यानी हमने 5 साल कम से कम मदरसे में ऑलरेडी बिताया है या बिता रहे हैं, तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो देखिए, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, काउंटर आर्गूमेंट कर सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो फायदे होंगे। तो हम अभी उन फायदों की बात कर रहे हैं और बहुत स्पेसिफिक सेंस में मैं उन फायदों की बात करना चाह रहा हूँ। यानी मैं उस सेंस में फायदे की बात करना चाह रहा हूँ जो लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड है। उसके अलावा फायदों की मैं अभी यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होता है मदरसे के स्टूडेंट के लिए, वो एक फायदा ये होता है कि बच्चे ऑलरेडी सेकंड लैंग्वेज सीख चुके हैं। यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं मदरसे के, उन्हें अरबी काफी हद तक आ जाती है। अरबी आने का सिर्फ मतलब, या किसी सेकंड लैंग्वेज आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कम्युनिकेशन आ जाए, बोलना आ जाए। बोलना नहीं भी आया तो अगर आपको पढ़ना और समझना आ गया है, तो ये खुद में लैंग्वेज को जानना कहा जाता है। इसको एक्विजिशन की कैटेगरी में लिंग्विस्ट जरूर डालते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि जब आप फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी होगी तो ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस बचपन से सुना, कॉपी किया, इमिटेट करना जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे बोलने लगे। 4-5 साल की उम्र में आपने बोलना सीख लिया, आपने ग्रामर नहीं सीखी। अब आमतौर पे जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उनके साथ ये होता है कि वो उन्होंने बस फर्स्ट लैंग्वेज सीखी और सेकंड लैंग्वेज बस इंग्लिश सीखी, अगर सीखी तो। और इसी वजह से उनको सेकंड लैंग्वेज और कोई लैंग्वेज सीखने का मौका नहीं मिलता है। आपके पास ये एडवांटेज है कि आपने एक और लैंग्वेज सीख रखी है। अब जाहिर सी बात है, उर्दू अरबी और इंग्लिश में काफी फर्क हो सकता है भी, लेकिन कुछ तो सिमिलैरिटी है। यानी रूल्स आपको पहले पढ़ने हैं, यानी आपको वोकैबुलरी की दिक्कत पड़ती है, इस तरह की कई सारी चीजें हैं, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिसकी आपको बीच बीच में जरूरत पड़ती रहती है।
तो वो जो ज़रूरतें हैं वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, या एटलीस्ट आपको मतलब पहले से पता होता है कि इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, और आप काफ़ी हद तक फ़ैमिलियर होते हैं सेकंड लैंग्वेज सीखने की। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो ये लगा कि बच्चों को काफ़ी देर तक पढ़ने की आदत होती है। मतलब वो जो सिटिंग आवर्स होता है, वो आपका काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है। अब इसमें लोग कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन क्या आपका कंसंट्रेशन उतना मेंटेन रह पा रहा है? देखिए, कंसंट्रेशन एक अलग चीज़ है। वो उस पे आप काम करना चाहिए, आप करें, अगर आपका ठीक है तो कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट बैठने की आदत आपको मदरसे में हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे से पड़ जाती है। यानी कि आप 2 घंटे, 3 घंटे एक स्ट्रेच में बहुत आराम से बैठ लेते हैं, और ये खुद में एक बड़ा अचीवमेंट है, अगर आप इन जनरल लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि मदरसे के स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छी हो जाती है, वो ये है कि इनके अंदर मेमोरी पावर इनका बहुत अच्छा हो जाता है। ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। लेकिन ये चीज़ इम्प्रूव बहुत हो जाती है। मतलब आप देखें कि मदरसे के बच्चों को वो जो लग के मेहनत करने की आदत होती है, यानी कि खूब बस लगे रहना है, याद कर लेना है किसी तरह। और वो चाहे वो अच्छे तरीके से याद कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन एटलीस्ट मेमोराइज़िंग हैबिट जो है, वो बड़ी इम्प्रूव हो जाती है बच्चों की। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है जब आप कोई तीसरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें तो। और लास्ट बात जो है वो ये है, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी ब्राउनी पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने किरात वगैरह सीखी है, कि आपका प्रोनाउंसिएशन काफी इंप्रूव होता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यानी इन जनरल अगर आप देखें मदरसे के बच्चों को, तो जा, जा या इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं, इसमें उन्हें टंग ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है उन बच्चों को। उसकी सिंपल सी वजह यह है क्योंकि उन्होंने अरबी और उर्दू, इन दोनों ही लैंग्वेजेस में इसका आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा ऑब्वियस सा डिफरेंस है। तो वो ऑब्वियस सा डिफरेंस आप बचपन से आपको वो डिस्टिंक्शन, मतलब वो जो फर्क है वो सिखाए गए होते हैं, तो वो आपका ऑलरेडी काफी इंप्रूव होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि आप अगर थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जो अब आपकी थर्ड लैंग्वेज बन जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख रखी है, तो इनका बड़ा फायदा हो सकता है आपको, जिसके बारे में आगे भी हम कुछ डिटेल में बात करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि देखिए, लैंग्वेज सीखना या दुनिया में हमें लगता है कुछ भी सीखना इतना आसान काम होता नहीं है। ये बहुत लंबा और बहुत सब्र तलब चीज होती है, बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो अगर आपके पास कोई कन्विंसिंग रीजन नहीं है सीखने का, मतलब आपको पता नहीं है कि आप सीखना क्यों जा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि आपको सीख पाए। और अगर आप सीख भी गए ना, तो आपके अंदर वो कमी हमेशा रहेगी कि आपने सीखा क्यों। मतलब वो आप जब बोलेंगे या लिखेंगे तो वो कमी का एहसास होगा आपकी राइटिंग में। तो इस वजह से ये जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश क्यों सीखना है। देखिए, जनरली लोग ये कहते हैं कि सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहिए, आपकी मेमोरी तेज होती है, ये होता है, ये होता है। तो थर्ड लैंग्वेज क्यों? हमने तो सेकंड लैंग्वेज ऑलरेडी सीख ही रखी है, और बल्कि कुछ लोगों के लिए फोर्थ फिफ्थ लैंग्वेज हो सकती है। थर्ड लैंग्वेज इन जनरल हम कहते हैं, यानी कि दो के बाद जो भी लैंग्वेज होती है उसको हम लोग थर्ड लैंग्वेज बोलते हैं लिंग्विस्टिक के टर्म में। खैर, तो इसमें एक ये जो चीज है इंडिया में, इसमें कई सारी वजह है। जो कम्युनिकेशन गैप है इंडिया में, यानी जो साउथ इंडियंस है उनसे हमें बात करने में दिक्कत हो सकती है। यानी इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है, सबको पता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो आपको एहसास होगा कि आप बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है, ये बड़ी बेवकूफ बात है, बेवकूफी वाली बात है, और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन सच्चाई है तो कहनी चाहिए कि आप नॉर्थ इंडिया में, यानी यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, इस तरह के स्टेट्स में आप एक पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, आप एक स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, शर्म आती है हमें। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा है। तो अब इस वजह पे इन सारी जगहों पे हमें एहसास होने लगता है कि काश मुझे इंग्लिश आती, तो मेरा कॉन्फिडेंस लैक होने लगता है। देखिए, ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज जो है वो किसी इंसान की शख्सियत को पैमाना नहीं है, ये किसी भी इंसान की शख्सियत का पैमाना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये दस्तूर बन गया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन है ऐसा।
तो जब ऐसा है तो हमें तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इस वजह से सीखना है, लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है नहीं मेरे हिसाब से। पर बहरहाल कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें इंग्लिश इसलिए सीखनी है ताकि वो जो इस तरह का झेप रहे हैं, जो इस तरह की शर्मिंदगी एहसास हो रही है, वो कम हो। मेरा ख्याल है ये रीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये एक वजह है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अब इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, तो पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं और हमें एक मीडियम चाहिए है बात करने का, तो उस मीडियम में इंग्लिश बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी किताब, चाहे वो इस्लामियात से मुतालिक हो, यानी थियोलॉजी हो, दीनियात से मुतालिक हो, या वो पॉलिटिकल साइंस से मुतालिक हो, या खुद वो अरबिक से मुतालिक हो, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अच्छे टेक्स्ट जो लिखे गए हैं दुनिया में वो इंग्लिश में है। मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छे टेक्स्ट इंग्लिश में है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसलिए नहीं कि वहां पे लोग, हर आदमी बहुत इंटेलेक्चुअल है, बल्कि इसलिए क्योंकि मतलब अरबी में अगर 5% लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे 40% लोग काम कर रहे हैं, है ना। उनकी फंडिंग ज्यादा है और भी बहुत सारे रीजन से, तो इस वजह से उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना, लोगों की कमी नहीं है, इस वजह से उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। तो अगर हमें वो समझना है तो हमें लैंग्वेज जानी पड़ेगी, इंग्लिश आएगी तभी तो हम उनके टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यूनिवर्सिटीज में, बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर जाना चाहें, मैं नाम लेके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को नाम नहीं लूंगा किसी यूनिवर्सिटी का, लेकिन आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या इंग्लिश का पेपर आपको देना ही देना है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ सकती है। और लास्ट बात जो है कि कई बार ऐसा होता है, बल्कि अक्सर इंडिया में, हमने जैसे कहा कि नॉर्थ इंडिया का ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वहां लगता है कि आपको आपकी शख्सियत तभी निखर सकती है जब आपको जॉब इंग्लिश आती हो। तो उन्हें लगता है कि जो भी बंदा उन्हें हायर करना है, जिस भी बच्चे को उन्हें हायर करना है, उसको इंग्लिश आनी ही चाहिए, ये एक कंपल्शन समझते हैं। हालांकि उस बच्चे का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो उसकी जॉब है उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है। तो और फिर स्पेसिफिक जॉब्स जो हैं वो तो है ही, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात करी है और करेंगे आगे भी लोग, तो मैं उसके डिटेल में तो अभी नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब में भी बहरहाल बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं कि आप इस जॉब में, मतलब आप इंग्लिश एज अ थर्ड लैंग्वेज सीखना चाहें, लेकिन ये एक मोटी मोटी वजह है जिसकी वजह से आप शायद ये सोचें कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रामर की। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि मेरा जो ऑडियंस है वो टारगेटेड ऑडियंस है, मदरसे के ऑडियंस है। तो जो मदरसे में एक टेंडेंसी होती है, जो बच्चे इंग्लिश सीख रहे होते हैं उनके साथ एक टेंडेंसी ये होती है कि उन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर हमने ग्रामर रट लिया, ग्रामर सब पढ़ लिया, तो मेरी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी। मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो मुझे ग्रामर रटना है, और ग्रामर में जितना कुछ है सब पढ़ डालो, जितना पढ़ोगे उतनी ग्रामर आएगी, उतनी इंग्लिश आएगी। देखिए, ग्रामर सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है, ये नतीजा नहीं है। अब बहुत सारे टीचर्स जो बनते हैं उनके लिए वो नतीजा है, उन्हें उसी पे काम करना तो बात अलग है, किसी को प्रूफ रीडिंग करनी तो बात अलग है ना। और किसी को कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, बैंकिंग का एग्जाम देना है, पीओ देना है ना, तो वहां पे ग्रामर बाकायदा पूछी जाती है तो बात अलग है। पर इन जनरल ग्रामर जो है वो सिर्फ एक टूल का काम करती है, एक जरिया है आपके डेस्टिनेशन तक, यानी आपके कम्युनिकेशन या राइटिंग या अंडरस्टैंडिंग का जो एम है आपका, उस तक पहुंचाने के लिए ये एक जरिया है। तो बस उसको आप एक जरिया समझिए, आप उसके डेप्थ में जाने की एटलीस्ट सभी को जरूरत। अब अगर आपको ईच अदर और वन अनदर का फर्क नहीं पता है, आपको नहीं पता कि आइदर और के साथ वर्ब का एग्रीमेंट पहले सब्जेक्ट से होगा या सेकंड सब्जेक्ट से होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। और वो चीजें धीरे धीरे इंसान सीख जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंच रहे हैं, क्या आप अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी बात आपकी ऑडियंस तक पहुंच जा रही है, आप उनकी बात समझ ले रहे हैं, बस यही चाहिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज का बेसिक मतलब ही यही है। तो अगर ये आपका डेवलप हो गया तो बस इतना ही चाहिए अभी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसान परफेक्शन की तरफ हमेशा पूरी जिंदगी स्ट्राइव करता रहता है, कोशिश करता रहता है। आप भी करते रहिएगा, पहुंचिएगा कभी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ग्रामर सीखनी नहीं है, ग्रामर के बेसिक्स तो आपको अब पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आप अडल्ट हो गए,
18-19 साल के हो गए, तो अब या तो आपको इन्वायरमेंट दे दिया जाए, यानी अंग्रेज किसी यूरोप के जहां इंग्लिश बोली जाती है उस देश में ले जाके छोड़ दिया जाए, तो आप सीख जाएंगे। कितनी स्पीड से सीखेंगे, कितना सीखेंगे ये नहीं पता, लेकिन सीख जरूर जाएंगे। और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपके यहाँ आस पड़ोस में आपने देखा होगा, सऊदी से जो लोग रिटर्न आते हैं 10 साल के बाद, है ना, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट अरबिक की इतनी तो बोल ही लेते हैं कि उनका काम चले। अब देखिए घर आके वापस जब वो बोल रहे होते हैं, इतनी तो बोल लेते हैं ना। ठीक है कि वो आज भी कुरान ना पढ़ पाते हो, ये एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इतनी अरबी बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, काम चला लेते हैं अपना, है ना। तो या तो आपको इन्वायरमेंट दे दिया जाए, लेकिन अगर इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है तो फिर डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड इसी को कहते हैं जहाँ पे हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं बच्चे के लिए कि वो अंग्रेजी डायरेक्ट उसी माहौल में पले पड़े। तो जब हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट नहीं दे सकते हैं बच्चे को, तो इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ाना पड़ता है। और इनडायरेक्ट में ये एक टूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए कि आप इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ें। जैसे मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं कि आपको टेंसेस पढ़ना पड़ेगा, वॉइसेस पढ़ना पड़ेगा, नरेशन पढ़ना पड़ेगा, थोड़े बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने पड़ेंगे। तो इससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी, है ना। अब अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वरना आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के काम चला सकते हैं। मतलब ये कि आपको बस इसके बेसिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी है जो हमने देखा, अब वो टेंडेंसी ये है कि लोग याद करने पे बड़ा भरोसा करते हैं। मुझे भी याद है कि बचपन में, मुझे भी बचपन में नहीं, मतलब काफी बड़े होने के बाद 2011 के बाद मैंने वो जो टेंसेस थे उसको इस तरह से याद कराया था, ही गोस, ही डजंट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, व्हाई डज ही गो, व्हाई डज ही नॉट गो, इस तरह से याद कराया गया था। थोड़ी बहुत इससे मदद मिलती होगी, लेकिन इतनी नहीं। देखिए आपकी मेमोरी बहुत प्रीशियस है, आप इसमें कूड़ा करकट मत भरिए, और ये सब कूड़ा करकट है, इसको भरने की जरूरत है नहीं आपको, है ना। एक लिमिट है मेमोरी की ना, कोई तो लिमिट है ना, तो आप उसमें ये सब क्यों भर रहे हैं, आप वो भरिए जिसकी जरूरत है आपको। तो हमें नहीं लगता कि आपको सेंटेंसेस याद करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, कब बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल, क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, आपको ये समझना है, रटना नहीं है आपको। रटने से कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली रटनी पड़ेंगी, नाम याद रखने पड़ेंगे, यही रटना है, ये भी याद करना है, लेकिन आपको इस तरह से सेंटेंसेस याद करना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एडवाइजेबल आइडिया है किसी के लिए भी। नेक्स्ट चीज ये है कि मेमोराइजिंग जो है, जो वोकैबुलरी के बारे में तो हर जगह यही कहा जाता है कि बस उसे रट। एक बहुत बड़ा नाम है वोकैबुलरी के लिए, बड़ी इज्जत से हम लोग वो नाम लेते हैं, लुइस का, नॉर्मन लुइस का नाम लेते हैं। उनकी एक बड़ी पॉपुलर बुक है वर्ड पावर के नाम से। अगर कभी किसी को मौका मिले, या आप में से शायद कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हो, उस बुक के अंदर उन्होंने अपने प्रीफेस में लिखा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, ये उन्होंने प्रीफेस में लिखा, मैं कोट कर रहा हूँ, बस अपने वर्ड्स में कोट कर रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी अच्छा वोकैबुलरी का जानने वाला नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में, जो ओमनीवोरस रीडर ना हो, यानी जो हर तरह की चीजें ना पढ़ता। उन्होंने साफ साफ, और वो वोकैबुलरी की बुक है और काफी अच्छी बुक है, मुझे लगता है कि चंद बेस्ट बुक्स में से वो बुक है वोकैबुलरी के लिए। और उन्होंने साफ साफ मेंशन की है ये बात कि अगर आपको एक अच्छा वोकैबुलरी चाहिए तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तरह तरह की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आपने कितने वोकैबुलरी याद किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं। और आप सोचिए, आप इसे इमेजिन कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन कीजिए, आपने अपनी जिंदगी में कितने नाम लोगों के याद किए हैं? 10 नाम भी आपने पूरी जिंदगी में याद किए हैं क्या? वो धीरे धीरे, और हर महीने आप देखते होंगे कि एक नया नाम आपको सुनने को मिलता है, और फिर 2 बार 3 बार के बाद वो खुद याद हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो नाम आपने पहली बार सुना और फिर वो शख्स दोबारा आपके सामने नहीं आया, तो अगली बार जब वो आएगा तो आप नाम क्या, आप ये भी भूल जाएंगे कि इस तरह का नाम होता है, एग्जिस्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसका रिवीजन होता है, उसको बार बार आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे जब आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में जाती हैं। अगर आप सिर्फ याद कर रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि आप जो अपनी प्रीशियस मेमोरी है उसको बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम नहीं आने वाली। इस वजह से आपको मेमोराइज नहीं करना, बेसिक चीजें मेमोराइज करनी है। अब जैसे आपको गो वेंट गॉन, गुड बैड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो इस तरह की चीजें तो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा चीजें आपको मेमोराइज करने की कोई जरूरत। तो आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है ना। ओमनिवोरस का मतलब, ओमनिवोरस का एक्चुअली मतलब होता है कि जो सब कुछ खाता है, तो मतलब आप सब कुछ पढ़ने वाले आपको बनना है ना। इसके अलावा आपको लिसनिंग में जो चीजें हैं, आप अगर सुनेंगे तो उससे भी आपको याद होगा।
सकती हैं चीजें। जैसे हमने कहा कि आप नाम सिर्फ सुनते हैं, आपने शायद बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि कभी लिखे हुए नहीं देखे होंगे या कभी लिखा नहीं होगा, तो आपके सुनने से जो आपकी हेयरिंग वाली मेमोरी है वो भी इम्प्रूव अगर आप करें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो कैसे इम्प्रूव की जाती है। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आपने कोई कुछ वोकैबुलरीज पढ़ी हैं 2, 4, 5 जगह, तो जब आप बार बार उसको लिखते हैं, आपको इंटेंशनली नहीं लिखना है, लेकिन वो खुद ब खुद आने लगता है। तो आप सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स के जरिए, पोस्ट के जरिए आप छोटे मोटे सेंटेंसेस, 1, 2, 3 सेंटेंसेस भी अगर लिख रहे हैं, बीच बीच में लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि हर रोज आप लिखें, लेकिन अगर वो लिख रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी में जा सकती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने ये नहीं कहा कि यही आपको यूज करने हैं, लेकिन इस तरह के पहले लोग कहते थे डायरी लिखना, तो अब वो काम बड़ा आउटडेटेड माना जाता है कि अब कौन करता है, कौन डायरी लिखता है। पर खैर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो सब भी कर सकते हैं, पर इन जनरल इस तरह की चीजें तो हम आजकल हमेशा ही लिखते रहते हैं, तो कम से कम इसका तो यूटिलाइजेशन हमें करना ही चाहिए। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में पहले भी हमने कहा कि ये एक केक वॉक है, यानी बहुत इजी चीज है मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे हमने कहा जा और जा, ये फर्क आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरह से एक उर्दू का वर्ड होता है जा, यानी रे के ऊपर 3 नुक्ते जैसे होते हैं, वो जा कहलाता है। तो ये जो जा है ये इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है और हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हिंदी के स्टूडेंट्स तो ये साउंड निकाल ही नहीं सकते हैं, मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो ये साउंड निकाल पाएंगे। जैसे टेलीविजन, तो ये जा है, यानी वही रे के ऊपर 3 नुक्ता। तो हिंदी उर्दू के जो अरबिक के या उर्दू के जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए ये दिक्कत है, यानी आपको इस तरह के आर्टिकुलेशन में दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन क्योंकि आपने जिंदगी भर इंग्लिश शायद उतनी पढ़ी नहीं है, यानी आपने जिंदगी में 50 पन्ने भी नहीं पढ़ते हैं, तो आपका आर्टिकुलेशन जो है, यानी पूरा सेंटेंस जब आप बोल रहे होंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपकी जबान पे अल्फाज चढ़ नहीं पाएंगे, जबान टूटने लगेगी, जिसे कहते हैं कि जबान में लफ्ज फंसने लगेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप डेली या ऑल्टरनेट डेज पे एटलीस्ट 1 मंथ, 1 and 2 months के आसपास 10 से 15 मिनट आप एक पैसेज लें, बहुत इजी सा पैसेज, 3 लाइन 4 लाइन का पैसेज लें, और उसको 4-5 बार इतनी तेज पढ़ें कि एटलीस्ट आप खुद सुन पाए जो आप बोल रहे हैं। तो इससे जो आपका टंग ट्विस्ट है, यानी जो जबान अटक रही थी बीच में, वो अटकना कम हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका है जो आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फिल्म्स वगैरह में इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वेब सीरीज हैं, मेरा ख्याल अब तो सभी लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे। अगर नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो ये मैंने लिखा है। तो ये चीजें आपकी लिसनिंग में भी हेल्प करेंगी, यानी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये इज कैसे बोल रहा है ना, इट्स कैसे बोल रहा है, इट इज कैसे बोल रहा है, इस तरह की चीजें आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, कि वो जिस तरह से बोलेगा आप सुनते सुनते आप भी आदी हो जाएंगे और आप भी वैसे ही बोलने लगेंगे, है ना, एटलीस्ट आप कोशिश करने लगेंगे वैसे ही बोलने। एक बात प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, उसके बाद अगली स्लाइड पे बढ़ेंगे। वो ये है कि देखिए, हमें बचपन से ये सिखाया गया था कि देखो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो अंग्रेजों की तरफ बोलो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। आपको ऐसा प्रोनाउंसिएशन चाहिए कि लिसनर जो है, जो नेटिव लिसनर है, वो आपको समझ पाए, और जब वो बोले तो आपको समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन इस लेवल का है तो बस इतना ही बहुत है। और इसके लिए बेसिक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि कोई भी हॉलीवुड की मूवी देख लीजिए, आप देखिए कि उसमें 3 बंदे हैं और तीनों का अलग अलग एक्सेंट है, कंप्लीट अलग अलग एक्सेंट है। एक जापानीज है, उसका जापानीज एक्सेंट है, एक अफ्रीकन है, उसका अफ्रीकन एक्सेंट है, और जो यूएस का है उसका यूएस का एक्सेंट है। तो तीनों एक्सेंट एक्सेप्टेबल है, उसी तरह इंडिया का एक्सेंट भी एक्सेप्टेबल है। तो हमें मेहनत नहीं करनी कि हम उनकी तरह बोले, हम जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह बोले, बस इस तरह बोल रहे हैं कि सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो, उसे समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप वाकई चाह रहे हैं किसी खास वजह से तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात, ठीक है। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप लैंग्वेज सीखना चाहें तो जाहिर सी बात है आपको बेसिक ग्रामर सीखनी पड़ेगी, बेसिक कुछ वोकैबुलरीज हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि आपको रीडिंग और लिसनिंग को इम्प्रूव करना है।
आपको अपनी रीडिंग और अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करना है, उसकी हैबिट डालनी है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी बहुत क्लीशे बात है, बहुत आम सी बात है, लेकिन वो कही गई है, और वो बात ये थी कि मुझे जो बात बताई गई थी, वो बात ये बताई गई थी कि देखो, अगर खाओगे नहीं तो उल्टी नहीं कर पाओगे। सॉरी, ये बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल है, पर ये बड़ा ऑब्वियस एग्जाम्पल है कि अगर आप के पास कुछ होगा नहीं कहने के लिए तो आप कह नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। ग्रामर नहीं पढ़नी है आपको बुक्स पढ़नी, क्योंकि वहीं से आप सीखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। अननोइंगली आपको एहसास हो, अनकॉन्शियसली आपके माइंड में ये चीजें डेवलप होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप इस चीज को डेवलप करें। मैंने बेकन का एक कोट लिखा है यहाँ पे, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। एंड फ्रांसिस बेकन एक बहुत मशहूर 16th सेंचुरी के एसेस्ट उसमें, तो उनकी बात है। खैर, तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप शॉर्ट स्टोरीज वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो 5th से लेके, देखिए मैंने कुछ नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि सबका अलग अलग लेवल होता है। लोगों को लगेगा कि मेरे लिए ये सही नहीं, ये नहीं सही है, तो वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। पर अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो 5th से लेके जो उसके बाद की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, आपको उसके सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने हैं, आपको उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं लगानी है, आपको सिर्फ उसके टेक्स्ट पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट स्टोरीज वगैरह पढ़ सकते हैं, फिर नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। देखिए, नॉवेल्स में आपको ये ख्याल रखना है कि आपको जो चीज में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको डिटेक्टिव फिक्शन में, जासूसी नॉवेल्स में इंटरेस्ट है, या रोमांटिक फिक्शन में इंटरेस्ट है, जिस तरह की भी नॉवेल में इंटरेस्ट है, बस उस तरह की नॉवेल्स पढ़ें। बहुत लेंथी नॉवेल्स नहीं पढ़नी है। रिकमेंडेड ये है कि आप किसी इंग्लिश राइटर की पढ़ें, इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश राइटर सुपीरियर है, बल्कि उसका जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है, जो उसने बैकग्राउंड क्रिएट किया होता है, वो ज्यादा इंग्लिशनेस उसके अंदर दिखती है। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट स्टार्ट वहां से करना चाहिए, कुछ टाइम बिताना चाहिए, और फिर उसके बाद तो आप आजाद हैं, जैसा चाहें वैसा पढ़ें। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़ें, लेकिन आपको बहरहाल उसमें सिलेक्टिव होना है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाह रहे हैं। एक खास बात जो ख्याल रखनी है वो ये है कि भाई, आप न्यूज़पेपर न्यूज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर इनिशियल स्टेज में आप न्यूज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। तो आप ये उम्मीद ना कीजिए कि आपने जो है न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो मतलब आज की पूरी खबर तो अब आपको पता हो ही गई। ऐसा नहीं होने वाला है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना होता है उसके लिए? आपको जैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ हेडलाइन पढ़, 4-5 आपने दिन में हेडलाइन पढ़ ली, है ना, और फिर उसके बाद कोई छोटी न्यूज देखी वो पढ़ ली, है ना, या कोई इंटरेस्टिंग न्यूज देखी वो पढ़ ली। जो रिपीटेड न्यूज है वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे मर्डर है, चोरी है ना, जो इस तरह की न्यूज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो अगर आपने इसको 2-3 बार पढ़ लिया तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, वोकैबुलरी समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो फिर आपके लिए वो पढ़ना आसान हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले दिन से एडिटोरियल मत शुरू कर दीजिएगा, वरना वो आखिरी दिन होगा आपके इंग्लिश पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, है ना। तो इदारिया आपको पहले दिन तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की। लिसनिंग के लिए आपको इस तरह की चीजें आप सबटाइटल के साथ देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शॉर्ट्स इसलिए मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये ख्याल रखना है कि देखिए 20 मिनट की अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप उसको 3 बार देखेंगे तो 1 ही घंटा देखेंगे, लेकिन अगर 2 घंटे की मूवी आपने देख डाली तो आप क्या दोबारा देखने की हिम्मत कर पाएंगे? मुश्किल है आपके लिए। इस वजह से आपको शॉर्ट मूवीज देखनी, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, इस तरह की मूवीज देखनी, ठीक है। एक आपके पास ऑथेंटिक डिक्शनरी जरूर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स इंग्लिश डिक्शनरी के नाम से ये डिक्शनरी है, ये दुनिया की बेहतरीन डिक्शनरी है। आपको ख्याल रखना है, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करनी है। जरूरत पड़ने पे आप जाके जो है गूगल पे उसकी उर्दू मीनिंग देख लीजिए, अलग बात है, लेकिन आपको आदत डालनी है कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ही देखनी है,
ठीक है। तो ये डिक्शनरी जो है ये दुनिया की बेहतरीन डिक्शनरी है, अगर आप ये चाहें तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा मैरियम वेबस्टर है, नाम लिखा हुआ है, छुप रहा है, मैं वो शेयर करूंगा तो आपको दिख जाएगा। मैरियम वेबस्टर है, ये ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी इंग्लिश टू इंग्लिश है, ये भी काफी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो आपको लिसनिंग रीडिंग पे स्पेशली बहुत ध्यान देना है। जितना रीड कीजिएगा उतनी लैंग्वेज आपकी इंप्रूव होगी, है ना। जाहिर सी बात है, आपको बेसिक स्टेप्स तो क्लियर करने हैं, लेकिन उसके बाद जहां पे आना है वो यहाँ पे आना है। अब फाइनल चीज जो है वो ये है कि कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है और कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपको ये सीखना है कि आपको क्यों सीखना है और इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं वो करने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो आप कर नहीं पाइएगा, सॉरी, नहीं कर पाइएगा आप। और अगर कर भी लीजिएगा तो कभी भी उसके अंदर सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा। तो आपके अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे करना है और इस वजह से करना है, ये रीजन है। आप खुद को काउंटर कर पाए कि मुझे पता है कि मुझे ये करना है और क्यों करना है। ठीक है, और मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है कि लैंग्वेज इसलिए नहीं सीखनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेज मेरी शख्सियत को निखार देगी या मेरी शख्सियत बढ़ जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अंग्रेजी आ गई। ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। तो एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है कि लैंग्वेज इज नॉट दी ओनली बेंचमार्क फॉर योर कैरेक्टरिस्टिक। आपकी शख्सियत जो है वो लैंग्वेज नहीं बनाने वाली है। ये बहुत अजीब सी बात है, लोगों को लगता है कि पर्सनालिटी का इंग्लिश से लेना देना है। आप देखिए कि लोग सूट टाई में बैठ के 10 बजे प्राइम टाइम पे क्या बेवकूफियां कर रहे होते हैं। पहले हिंदी में होती थी, अब वही अंग्रेजी में हो रही है। तो ये कोई पैरामीटर, एटलीस्ट मेरी नजर में तो ये कोई पैरामीटर नहीं। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हमने आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स बताई, इसके अलावा बहुत सारी और हो सकती हैं जो आपको पता होंगी। और वीकनेसेस समझना है ना, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी मुझे लगता है जैसे ग्रामर का पार्ट है, वोकैबुलरी का पार्ट है, रीडिंग का पार्ट है, जिस पे आपने काम नहीं किया, तो आपको उस स्पेसिफिक पोर्शन पे काम करना चाहिए, है ना। अब इसमें एक चीज ये होती है कि आप एक्सपर्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब ग्रामर में हमें हर कुछ जान लेना है, हमें जान लेना है एज वेल एज के साथ क्या होता है, हमें जान लेना है कि नाइदर नॉर के साथ क्या होता है। इसमें होता क्या है कि आप रीडिंग को टाइम देते पाते हैं, तो आपने कुछ खाया नहीं है, आपको बस ग्रामर पता है खाली। आपको पता है कि आई के साथ एम आता है, लेकिन आप कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, ये सब नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए आप, है ना। हर चीज के एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट आप। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ना कीजिए, उसके बाद आपको एक्सपर्ट बनना है, आप बन जाइएगा। किसी एक फील्ड में इंसान एक्सपर्ट बनता है, आप बन जाइएगा उसमें, क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, उसके लिए हमने बताया आपको रीडिंग बहुत ज्यादा करनी है, आपको लिसनिंग बहुत ज्यादा। रीडिंग और लिसनिंग जो है ये रिसीविंग एक्शन होता है, और जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो ये गिविंग एक्शन होता है, और ये मुश्किल होता है। तो ये तभी हो सकता है जब आपने पहले वाले दोनों काम किए, इस वजह से वो करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको प्लीज सब कुछ याद करने की कोशिश मत कीजिए, अपने दिमाग में कूड़ा कचरा भरने की कोशिश मत कीजिए आप, क्योंकि वो आपके दिमाग को खराब कर देगा। और दूसरी बात यह है कि वो चीजें भरिए जिसकी जरूरत है ना, वाकई जिसकी जरूरत है ना। और फिर इसके बाद इसकी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन भी नहीं है। अगर आपने याद भी कर लिया तब भी कोई बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए बेहतर चीज नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आई एम सो सॉरी। दैट्स ऑल, थैंक यू।